Hello class 12th, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Dudeja and welcome to Indian Eco One Short Revision Series। जैसा कि आप जानते हो इंडियन इको की वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज में अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर के नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर एलपीजी पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो एलपीजी पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एनईपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। इस चैप्टर में से और इससे पहले वाले चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। चलो आपको एनईपी के बारे में बताता हूं। एनईपी इंडिया में आया क्यों? एलपीजी पॉलिसी, एनईपी पॉलिसी जो है वो कौन लेके आया, क्या रीजन था, क्यों हमें एनईपी पॉलिसी लानी पड़ी, क्या चल रहा था हमारी इकोनॉमी के अंदर। चलो ध्यान से सुनो। देखो क्या था, जब चैप्टर नंबर 2 हमने खत्म किया, हमने क्या पढ़ा था कि आईपीआर भी लेके आए, लैंड रिफॉर्म भी लेके आए, उसके बाद हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बनाई। फिर भी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। 1990 की हम बात करें तो इंडिया बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था। एक्सटर्नल डेट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था। तो हमने सोचा कि अब क्या करें। तो क्या हुआ कि हमारे पास इंपोर्ट बिल, 7 डेज का इंपोर्ट बिल पे करने के पैसे भी नहीं थे। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने क्या सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गए और लोन मांगा, क्योंकि हम डेट में हैं, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही है, तो पैसों की जरूरत है। तो हमने क्या किया कि 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया। और लोन लेते वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप ये लोन चुकाओगे कैसे। वो सोचने लगे, सोचने की बात तो है, चुकाएंगे कैसे यार। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने बोला आपकी कंट्री के अंदर लाइसेंस सिस्टम चल रहा है जिससे करप्शन बहुत ज्यादा है, आपकी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है, तो कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपकी इकोनॉमी के अंदर तो ग्लोबलाइजेशन भी नहीं है, कैसे फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, आप कैसे ग्रो करोगे। हाँ, मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि यार बात तो सही है। पीवी नरसिम्हा दोनों मिलकर सोच रहे थे कि यार अब क्या करें, अब हमें अपनी कंट्री में क्या करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने सजेस्ट किया। एक क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेशन थी या चॉइस थी। आप बोलोगे सजेशन थी या चॉइस थी या कंपल्शन थी। हम बोलेंगे कंपल्शन थी। सजेशन किसने दिया? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने। अब सोचो चॉइस है या कंपल्शन है। यार करने पड़ेंगे वरना लोन कैसे चुकाएंगे। तो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि यार हाँ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ सजेशन तो बहुत सही दे रहे हैं कि हमें रिफॉर्म्स तो लाने चाहिए, क्या करें। उन्होंने सोचा लाइसेंस राज जो चल रहा है जिससे करप्शन है उसको खत्म करके हम लिबरलाइजेशन लेके आते हैं, फ्रीडम, रिलैक्सेशन लेके आते हैं। थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है, कोटा लगे हर जगह पर, उसको हटाते हैं, प्राइवेट को अलाउ करते हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आते हैं। हर चीज में हम बोलते हैं कि परमिट्स हैं, उसको हटाते हैं, ग्लोबलाइजेशन लेके आते हैं। तो एलक्यूपी, लाइसेंस, कोटा, परमिट, इन सबको हटा के एलपीजी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आप बोलोगे पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे वो 1991 में। और हु वाज द मेन पर्सन बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो मनमोहन सिंह जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर। उन्हें इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं बहुत बड़ा। तो इन दोनों की वजह से और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की सजेशन की वजह से इंडिया में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? एलपीजी पॉलिसी है क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए क्यों, कौन लेके आए, छोटी छोटी बातें मैंने बता दी आपको। अब जो मेन टॉपिक हैं वो ये है कि एलपीजी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप बोलोगे 3 एलिमेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्राइवेटाइजेशन के गेन्स और लॉसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजीज एंड देन पूरी एलपीजी पॉलिसी के मेरिट डिमेरिट। एक बात बताओ कि इंडिया के अंदर जब रिफॉर्म्स आए तो क्या क्या दिक्कतें थी? बीओपी क्राइसिस, एक्सटर्नल डेट, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना, बजट में डेफिसिट, बहुत सारी दिक्कतें थी। इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए इंडिया में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? रिलैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रखी थी उससे फ्रीडम देना इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। समझ में आ रही है बात? तो एलपीजी पॉलिसी में सबसे पहले लिबरलाइजेशन पढ़ना है, फिर प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है, फिर ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्रीडम,
फ्रॉम द फिजिकल कंट्रोल्स या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अब 91 से पहले रिस्ट्रिक्शंस कैसी थी? लाइसेंस सिस्टम सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्री खोलने लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपैंड करने लाइसेंस चाहिए, सब चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस जहां होता है, जहां रिस्ट्रिक्शन होती है, वहां करप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो करप्शन बहुत ज्यादा था, उसको दूर करना था, फ्रीडम देना पड़ा। तो इसके अंदर आप एक बात सुन लो, लिबरलाइजेशन के अंदर ना हमें टोटल 4 से 5 रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स और एक्सटर्नल रिफॉर्म्स और फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। 4-5 रिफॉर्म्स हैं। इन पांचों रिफॉर्म्स में से कोई भी रिफॉर्म एग्जाम में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है बैंकिंग रिफॉर्म एंड ऑल। तो सबसे पहले समझो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि लाइसेंस राज शुरू हुआ 1956 में, लेकिन उस लाइसेंस राज को 1991 में आके खत्म कर दिया गया। अब लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज जिनको आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है, दैट इज लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स। इनको आज भी लाइसेंस चाहिए, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस खत्म कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट होगी, जल्दी खुलेगी, परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेप्ट दीज 5 इंडस्ट्रीज। दूसरा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर, जो सेक्टर्स थे पीएसयू, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू खुल चुके थे, सारी मोनोपोलीज बन चुकी थी, वो भी इनएफिशिएंट, लॉस में चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि सब कुछ हम नहीं बनाते, हम लिमिटेड पीएसयू अपने पास रखते हैं, जैसे कि डिफेंस रखते हैं, एटॉमिक एनर्जी रखते हैं, रेलवे रखते हैं, बाकी सारे हम छोड़ देते हैं। तो पीएसयू गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, और आज गवर्नमेंट के पास हम बोलते हैं सिर्फ कि 2 रह चुके हैं, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस तक प्राइवेटाइज गवर्नमेंट कर चुकी है। तो ये इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये हुआ कि पीएसयू जो अपने पास रहेंगे वो एफिशिएंसी से चलाएंगे, जो चल सकते हैं, बाकी सारे हम कर देते हैं, क्यों बर्डन संभालनी भी फालतू की। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एरियाज रिजर्व्स थे, जो एरिया रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उन्हें डी रिजर्व किया गया। खुल तो रही नहीं है तो कोई और खोल ले। तो रिजर्वेशन सिस्टम हटा के डिमांड सप्लाई से लेके आए, जिनके पास रिसोर्सेज है पैसा लगाए और खोले। रिजर्वेशन सिस्टम खत्म किया, ये खत्म होना भी चाहिए था, है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले क्या होता था, जिन इंडस्ट्रीज को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है उनको लाइसेंस, परमिशन रिक्वायर्ड थी। आज 1991 में क्या हुआ कि अगर किसी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, नो परमिशन रिक्वायर्ड, आप आराम से कर सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक याद करो बात कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आप दूसरी कंट्री से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब सोचो यार, कैपिटल गुड्स क्या होता है? मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, यही इंडिया में नहीं आएंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि कैपिटल गुड्स भी आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, करो और मशीन्स लाओ, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाओ, हमें ग्रो करना है कंट्री को, बस। ये थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। कितने आसान है। पांचों हेडिंग को वापस एक बार रिवाइज करते हैं। Abolition of license system, contraction of PSU, de-reservation of production area which were reserved for SSI. उसके अलावा expansion of production capacity, freedom to import capital goods. अब उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या थे? बहुत सरल और सिंपल भाषा में समझाता हूं। आरबीआई जो था वो क्या था? एक टाइम था 91 से पहले, आरबीआई जो था वो सिर्फ रेगुलेटर था। अब आरबीआई को रेगुलेटर से क्या बना दिया गया? फैसिलिटेटर 1991 में। अब क्या है कि अब पहले कमर्शियल बैंक क्या होते थे कि आरबीआई ना खुद इंटरेस्ट रेट सेट करता था। अब आरबीआई खुद इंटरेस्ट रेट सेट ना करके कौन सेट कर रहा है? खुद कमर्शियल बैंक से। लेकिन आरबीआई देखता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है कि हाँ सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीज देखी गई। देखो यहाँ लिखा है साफ साफ, कह रहा है एज अ रेगुलेटर आरबीआई जो था would itself fix interest rate structure for the commercial banks, but now as a facilitator after liberalization RBI सिर्फ facilitate करेगा कि सही चल रहा है कि नहीं, बाकी वो कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड करेंगे। तो अब कंपटीशन को है ना जो प्रमोट करना चाह रहे हैं। पहले कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन लाना चाह रहे हैं। कंपटीशन आएगा तो इनोवेशन होंगी, मॉडर्नाइजेशन होगी, कंट्री ग्रो करेगी, है ना। तो बैंक्स जैसे ही डिमांड सप्लाई पे आए, वैसे ही फॉरेन बैंक्स ने देखा कि ये तो डिमांड सप्लाई से हो गया इंडिया के अंदर, और प्राइवेट बैंक्स भी खुश हो गए। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स खुलना शुरू हुए थे, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में आना शुरू हुए थे, और इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर में 74% तक एफडीआई लिमिट अलाउ कर दी गई थी, ताकि बैंकिंग सेक्टर एक्सपांड हो। अब सोचो, बैंकिंग सेक्टर एक्सपांड होगा तो फायदा क्या होगा? बैंकिंग सेक्टर जब एक्सपांड होगा
तो हमारी कंट्री में लोन्स की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत ले सकते हो आप लोन, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप इंडस्ट्रीज खोलो, आपको पैसा हम देंगे। पहले बैंक से नहीं थे, लोन कहाँ से मिलेगा? जिसके पास पैसा नहीं है अपने पास, कहाँ से इंडस्ट्री खोलेगा? अब उसको मिल रहा है। जो कैपेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोन लेकर आराम से चला लेंगे अपने बिजनेस को, तो लौटा भी देंगे लोन। ऐसे लोगों की कमी, लोगों को दिक्कत लग रही थी कि पैसों की कमी आ रही है, लोन नहीं मिल पाती हमें। अब बैंक सेक्टर बहुत बढ़ गया, अब सब कुछ अच्छा हो गया, फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में आ गए, और फॉरेन बैंक्स आ गए तो बहुत फायदा हम लोगों को हुआ, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है अब, है ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉरेन के लोग भी। बैंकिंग रिफॉर्म के बाद आता है फिस्कल रिफॉर्म। एक बात ध्यान रखना, फिस्कल रिफॉर्म का क्वेश्चन टैक्स रिफॉर्म से आ सकता है। टैक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। 1991 से पहले की बात करें तो टैक्स स्ट्रक्चर वाज कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो टैक्स इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, वेल्थ पे लगते हैं, विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड सर्विस पे लगते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था। इनकम टैक्स वेरी हाई, स्लैब्स बहुत हाई थे, 30%, 40%, 50%, 60% टैक्स। इतना टैक्स कौन भरेगा? इसलिए टैक्स एवेजन यानी कि टैक्स को अवॉइड बहुत कर, छुपाते बहुत लोग थे टैक्स को, आज भी छुपाते हैं बट पहले बहुत छुपाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, हम स्लैब्स को कम कर देते हैं। हाईएस्ट टैक्स सिर्फ 30% होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे 40%, इससे ऊपर नहीं होगा। तो स्लैब्स को कम सेट किया ताकि लोग टैक्स भरे, छुपाए ना। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, गवर्नमेंट ने सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सबको हटा के एक टैक्स लेके आई। मतलब अब जीएसटी अब आया है, देखो अब 2016 के आसपास जीएसटी आया, तो ये चीजें अब गवर्नमेंट करने लगी है। तो टैक्स स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स था। तो रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया ताकि लोग टैक्स भरें, और लोगों ने भरना भी शुरू किया था। ठीक है ना, ये टैक्स रिफॉर्म है, बहुत सिंपल है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिफॉर्म्स की, इसके अंदर दो रिफॉर्म आते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या होते हैं? याद करो, हमारी कंट्री के पास 7 डेज का इंपोर्ट बिल पे करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेज नहीं की थी हमने। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा एक्ट बना हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको फेमा में कन्वर्ट कर दिया ताकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेज कर सके। गवर्नमेंट पहले कई बार करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट भी करती थी ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सोचा कि कितनी बार करेंसी की वैल्यू हम कम करेंगे, बार बार कि एक्सपोर्ट बढ़ाए। गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अब फ्लेक्सिबल कर दिया। पहले फिक्स होता था, अब गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई पे लेके आ गई फॉरेन एक्सचेंज रेट को। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई से सेट होगा तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, है ना, ना हाई जाएगा ना लो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप करेक्ट होता रहेगा। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, बार बार करेंसी को डीवैल्यूएट नहीं करना पड़ेगा अब। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे इंपोर्ट कोटा लगे हुए थे, टैरिफ लगे हुए थे, ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, उन सबको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। इंपोर्ट पे लाइसेंसिंग थी, परमिशन रिक्वायर्ड थी, सब गवर्नमेंट ने हटा दी ताकि कॉम्पिटिटिव। अब देखो 1991 से पहले की बात करें तो गवर्नमेंट क्या सोचती थी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन देंगे, फॉरेन गुड्स आने नहीं देंगे, कंपटीशन नहीं आने देंगे ताकि हमारे इन्वेस्टर्स चले, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ही चले बस। लेकिन उनको पता ही नहीं था कंपटीशन क्या होता है। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि यार कंपटीशन नहीं आएगा तो वैरायटी ऑफ गुड्स कैसे आएंगी, है ना, बाद में आंख खुल रही है गवर्नमेंट की, तो कॉम्पिटिटर्स अब आने लगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, ड्यूटीज कम कर दी, रिस्ट्रिक्शन हटा दी, ड्यूटीज के अलावा कोटास कम कर दिए, परमिशन खोल दी पूरी पूरी, आप आ सकते हो। तो अब कंपटीशन प्रमोट हो रहा था। देखो बाहर के प्रोड्यूसर आएंगे, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होगी, और वो भी हुई। ये बहुत बड़ा फायदा था रिफॉर्म्स। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कितना चेंज कर दिया, देखो ये 1991 की बातें हैं। उसके अलावा बस लिबरलाइजेशन में ये सब है। आई होप मैंने देखो आपको ना 12-13 मिनट में पूरा लिबरलाइजेशन अच्छे से सुना दिया है। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा ना, देखो कई लोगों को लग रहा होगा सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये रिवीजन सीरीज है, इसमें आपको याद दिलाया जा रहा है। और मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं इतनी डीप में रिवीजन करा रहा हूं, मैं ढंग से बता रहा हूं आपको कि क्या क्या था। अगर आपको नहीं सुनाई दिया है, नहीं समझ में, आप दोबारा देख लो, लेकिन ये मैंने जो बताया ना कुछ छोड़ा नहीं है। अगर इतना भी आपने लर्न कर लिया, आप एग्जाम में बहुत सारा लिख पाएंगे। ये था आपका लिबरलाइजेशन। अभी प्राइवेटाइजेशन बचा है, अभी ग्लोबलाइजेशन बचा है, अभी पूरी पॉलिसी की मेरिट डिमेरिट बची है। तो इस चैप्टर को लगभग 30 से 40 मिनट में आपको रिवाइज कराया जाएगा। तो ये टाइम बहुत एनफ है, अच्छा टाइम है, इसको आराम से करो, है ना। अब देखो अगर आपको लॉन्ग डिटेल में जाना है, इन डेप्थ चैप्टर पढ़ना है, तो लॉन्ग वीडियोस भी है मेरी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है तो इसी को देखो, इसमें आपको मजा आ रहा होगा, आपको आता है तो, है ना।
अगर आ रहा है मजा, वीडियो समझ में आ रही है, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करा करो और बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो। आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो सपोर्ट करो थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना। 91 से पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल था, वो भी लाइसेंस राज के अंडर परमिशन चाहिए होती थी। अब गवर्नमेंट ने परमिशन हटा दी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? प्राइवेट इज मोस्ट वेलकम, आप आओ, लेकिन कुछ लिमिट्स अभी भी हैं। प्राइवेट सेक्टर की नीड क्यों थी? प्राइवेट सेक्टर की नीड इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे पीएसयू लॉस में चल रहे थे, डेडवेट लॉस में थे, इनएफिशिएंसी थी, करप्शन था, स्लो ग्रोथ थी। ये सारे पॉइंट कहाँ हैं? ये सारे पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, देखो। लॉस में चलना, डेड वेस्ट लॉस में चलना, अनसस्टेनेबिलिटी, लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन, इन सब रीजन की वजह से प्राइवेट को लेके आए। और जब प्राइवेट को लेके आए तो मोटिव हो गया कि अब हम प्रॉफिट कमाएंगे, कंपटीशन प्रमोट करेंगे, और इनसे फायदा भी हुआ। गवर्नमेंट ने 1991 के बाद मान लिया प्राइवेटाइजेशन की, अपने पीएसयू को बेचा, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने इंडिया के 9 रत्न, मतलब कि 9 जेम्स, 9 ऐसी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट मेकिंग थी, उसको नहीं बेचा। वो ध्यान रखना, नवरत्नास को रिटेन किया, बहुत बाद में उसको बेचा गया उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी अभी नहीं बेचा। अभी यहाँ इस चैप्टर में नहीं लिखेंगे आपके बेच दिया, नवरत्न अपने पास रखे, लिखा है साफ साफ। गवर्नमेंट ने नवरत्न इसको, 9 इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा। उनके नाम क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, एनटीपीसीएल, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, इन सब के नाम आपको लिखे हैं यहाँ पर। देखो 9 के 9 लिखे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, आईपीसीएल पेट्रोकेमिकल्स, उसके अलावा वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। ये सारे गवर्नमेंट ने अपने पास रिटेन रखे क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज थे। इनको बाद में बेचा गया था, तब ये लॉस में चले गए, इनको स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास आज दो ही है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन था। तो प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या थे? जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया, पहला फायदा सेल्फ इंटरेस्ट। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है और 100% कमिटमेंट से काम करता है। ये पहला फायदा था कि हमारी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, कंपटीशन प्रमोट होगा। कंपटीशन बहुत जरूरी है अगर मॉडर्नाइजेशन चाहते हो तो, और वैरायटी ऑफ गुड्स चाहते हो तो। तीसरा, हमारे प्रोडक्ट जो है डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट कई तरह का होगा, एक ब्रांड के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, वो गवर्नमेंट एक्सपेंशन करना चाहती थी गवर्नमेंट। और दूसरा, जो कस्टमर मांगता है वो कस्टमर को दिया जाए, इसे बोलते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी। ये वर्ड मत भूलना, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। जो कस्टमर मांगता है वो उसको प्रोड्यूस करके दिया जाए, ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्राइवेट सेक्टर ही करता है। तो प्राइवेट सेक्टर के ही गेन्स थे। लेकिन प्राइवेट आय का नुकसान भी बहुत है, मुंह मांगे प्राइस देने पड़ेंगे आपको। तो इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ सकते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इसका मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सोशल इंटरेस्ट नहीं। तो सोशल इंटरेस्ट यानी वेलफेयर मोटिव दब जाएगा, ये डीमेरिट है। उसके अलावा दूसरी डीमेरिट ये है, प्राइवेट आएगा तो मार्केट फोर्स से चलेगा, डिमांड सप्लाई से चलेगा। जो प्राइस सेट होगा उस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो। फिर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ चीजें सेट करके देगी कि ये ले लो हमारे से सस्ती वाली राशन शॉप्स पे, वो आपको करना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो प्राइवेटाइजेशन के आने से आंध्र प्रदेश में एक स्मॉल टाउन था सिरसिला, वहां पावरलूम इंडस्ट्री आई प्राइवेट सेक्टर की, और महंगाई हो गई, बिजली के रेट बढ़ गए। तो कंपनी ने क्या किया, वर्कर के वेजेस कट कर दिए कि हम अपने कॉस्ट कवर करें। तो वर्कर के वेज कट होने से उनको बहुत दिल पे लगी ये बात, तो 50 वर्कर ने सुसाइड कर लिया था। इसको बोला गया सिरसिला ट्रेजेडी, है ना। तो ये चीज एग्जाम्पल है किसकी? प्राइवेटाइजेशन का एग्जाम्पल है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये था आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कितना आसान है। अब गवर्नमेंट लेके आई ग्लोबलाइजेशन, एलक्यूपी की जगह एलपीजी आया, लाइसेंस की जगह लिबरलाइजेशन, और कोटा की जगह प्राइवेटाइजेशन, और परमिट्स की जगह ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किस लिए? फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करे बिना रिस्ट्रिक्शंस के, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा? हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आए और इंडिया ग्रो करे, टेक्नोलॉजी आए, कंपटीशन आए, गुड्स आए, वैरायटी ऑफ गुड्स आए। ये होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन
का एग्जाम्पल है एक छोटा सा आउटसोर्सिंग। जब हम अपना काम किसी दूसरे को देते हैं उसे आउटसोर्स करना कहते हैं। तो आज इंडिया को बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज अपना काम देती हैं, है ना, उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्यों देती हैं? क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इंडिया इज हब फॉर आउटसोर्सिंग। क्योंकि इंडिया के अंदर 1990 में आईटी रेवोल्यूशन आया था, 1991 में, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट। तो उसकी वजह से हमारे को बहुत सारा काम मिलता है आउटसोर्सिंग का, और हमारे यहाँ लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है और वो भी चीप रेट पे अवेलेबल है। ये इसका आंसर होगा, आउटसोर्सिंग इंडिया को क्यों मिलती है इतनी ज्यादा। तो हम स्किल्ड वर्कर भी हैं, कम रेट पे काम करते हैं। आईटी के सेक्टर में बहुत आगे है इंडिया, इसलिए यहाँ पर काम उनको मिल जाता है, आउटसोर्सिंग का काम बहुत सारा मिल जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि वो अपना काम हमारे से करवा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो क्या है? उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या तरीके अपनाए? सबसे पहला, गवर्नमेंट ने अलाउ किया। भाई सबसे पहले अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ नहीं करोगे कैसे ग्लोबलाइजेशन आएगी? तो एक टाइम था जब इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी, 40% इन्वेस्टमेंट अब्रॉड कर सकता है, बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा हम बोलते थे। फिर हम 51 बढ़ाई उसको, फिर 74 करी, फिर 100 भी करी कि 100% तक आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिमिट्स को बढ़ाना, अलाउ करना इज कॉल्ड इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, वो हमने किया। उसके अलावा दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी कि फॉरेन से ये की जाए। 91 से पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि बीओपी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर, जो करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट के अंदर इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं। उन सब के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप कितना भी दो, कितना भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट यानी कि बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि दीज आर कन्वर्टेबल, अब वहां से यहां करो, यहां से वहां करो, लेकिन कैपिटल अकाउंट पे रोक लगा दी। तो इसलिए बोला गया इसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। लेकिन सोचो, करंट अकाउंट फुली अलाउ कर दिया, है ना, कैपिटल गुड्स भी अलाउ कर दी, कंज्यूमर गुड्स भी अलाउ कर दी, इससे कुछ तो फायदा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन इससे बढ़ी। उसके अलावा एक टाइम था 91 से पहले कि हमारी पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी दूसरी कंट्री से छोटे टाइम पीरियड के लिए बनती थी, एक साल की पॉलिसी। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, लिबरलाइजेशन आ गई है, प्राइवेटाइजेशन आ गई है, गवर्नमेंट ने सब कुछ अलाउ कर दिया है। तो अब पॉलिसी लंबी लंबी बन रही है, 5-5 साल की पॉलिसी बन रही है। जब 5-5 साल की पॉलिसी बन रही है, ये एक बेनिफिट नहीं है तो क्या है, ये एक अच्छा रिजल्ट नहीं है तो क्या है कि 5-5 साल की पॉलिसी बन रही है। अब अच्छे हमारे ट्रेड बढ़ रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। और चौथा, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ कम कर दिया। टैरिफ क्या होता है? इंपोर्ट पे टैक्स लगना, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगना। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी टैरिफ के पार्ट होते हैं। तो टैरिफ को कम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा दूसरी कंट्री से हो जाए और ट्रेड बहुत बढ़े। इसे तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो टैरिफ कम करने पड़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हो आप तो। और गवर्नमेंट ने क्यूआर, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि लिमिट्स होती हैं कुछ कि लिमिटेड क्वांटिटी में आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो लिमिट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, हटा दी। कितना मर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, एक्सेप्ट कुछ गुड्स जो हार्मफुल होते हैं कंट्री के लिए, उसको अलाउ नहीं किया, बट बाकी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी। तो ये सब कुछ अलाउ करने से ही तो प्रमोट होगी ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे तरीके थे गवर्नमेंट के, 5 तरीके। फिर से, पहला, अलाउड इन इक्विटी लिमिट, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। दूसरा, कन्वर्टिबिलिटी अलाउड कर दी करंट अकाउंट की फुल। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, रिडक्शन इन टैरिफ। और पांचवा, विड्रॉल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ये सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के, है ना, क्या प्रमोट करने के, ग्लोबलाइजेशन। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, पूछ सकते हैं आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। टैरिफ मतलब टैक्सेस, नॉन टैरिफ मतलब कोटास। आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कम कराना चाहते हो अपने देश को, या तो आप टैरिफ बढ़ा दो, अपने आप लोग कम करेंगे इंपोर्ट, या फिर आप क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इतना ही कर सकते हो। क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगाना को टैक्स थोड़ी है, वो नॉन टैक्स है। और टैरिफ बढ़ा दो तो वो टैक्स है। तो टैरिफ मतलब टैक्सेस, नॉन टैरिफ मतलब कोटास। इन दोनों की हेल्प से हम ट्रेड रोक सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने टैरिफ, नॉन टैरिफ दोनों बैरियर्स हटाए ताकि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो। आपको पता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो एग्रीमेंट बनता है। अगर हम डब्ल्यूटीओ के साथ मिलके, डब्ल्यूटीओ के साथ उसमें मेंबरशिप में है, तब हम ट्रेड करने का आपस में कुछ कंट्रीज, तो एग्रीमेंट बनता है, उसको बोलते हैं जीएटीटी। आज उसका नाम एमटी है, बहुत पुराना एग्रीमेंट जीएटीटी था, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड बोलते थे। वो गवर्नमेंट ने चेंज करके एमटीए किया, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि अब एक एग्रीमेंट से कई कंट्री आपस में ट्रेड कर सकती हैं। तो एग्रीमेंट से फायदा हुआ। तो व्हाट इज बायलैटरल एग्रीमेंट? जब दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हो। अगर कई सारी कंट्री एक ही एग्रीमेंट से ट्रेड कर रही है तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कहलाता है, वो एमटीए बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ जस्ट रीड कर लेना एक बार।
तो एलपीजी पॉलिसी के फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए? भाई एलपीजी पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा था हमारी इकोनॉमी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, मतलब कि हमारी इकोनॉमी कुछ ग्रो कर रही है। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी कि प्रोडक्शन का बढ़ना अब दिख रहा था कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है रिफॉर्म आने के बाद, इसे बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगा क्योंकि इंडस्ट्रीज अलाउ हो गई, प्राइवेट भी आ गया, पब्लिक भी चल रहा है, सब मिलकर अपना काम कर रहे हैं। तो स्टिमुलेंट मतलब बढ़ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी एक्सपैंड हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हो गई। उसके अलावा हम देख रहे थे इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम थी ना फिस्कल डेफिसिट की, खर्चे बहुत ज्यादा, रिसिप्ट आने रही, हम लोन में डूबे हुए हैं। अब वो लोन्स कम हो गए क्योंकि रिफॉर्म्स आ गए, पैसे आ रहे हैं, अब लोन हम चुका भी रहे हैं साथ साथ, तो फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा था। ये बहुत अच्छा मैरिट है। उसके अलावा जो बहुत महंगाई होती थी 91 से पहले, क्यों? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है नहीं, तो प्राइस तो बहुत बढ़ेंगे। लेकिन अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सप्लाई आ रही है, डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं, तो प्राइस थोड़े से गिरने लगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। 91 के बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। कंज्यूमर सेवरिटी, जो कस्टमर मांग रहा है वो कस्टमर को बना के दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट तो नहीं देती ना, प्राइवेट जो जो कह रहे हो आप वो बना के दे रहा है। कंज्यूमर सेवरिटी इज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ऑफ 91 रिफॉर्म्स। उसके बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो एक टाइम पे थे ही नहीं, 7 दिन का इंपोर्ट बिल पे करने के पैसे हमारे पास बचे नहीं थे, आज वो रिजर्व हम बढ़ा रहे हैं और रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए एक्ट भी बना दिया हमने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कितना बड़ा मतलब अच्छा रिजल्ट था ये, है ना। चीजों को कहानियों की तरह पढ़ो। लोन रहेगा, इंडिया की अपनी अलग एक पहचान बन गई, अब पूरा वर्ल्ड इंडिया को अब जानने लगा, उसे बोलते हैं रिकॉग्निशन। हमें पहचान मिल गई कि इंडिया भी एक इकोनॉमिक पावर है, ठीक है ना। अब लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे इंडिया में और करते हैं। आज देखो G20 की मीटिंग यहां हुई, आ रहे समझ में बात? तो ये रिजल्ट है सब चीजों का। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब एक प्रोडक्ट का एक ही सेलर है, मैक्सिमम 2 सेलर है, आज हजारों सेलर है एक ही प्रोडक्ट के। एसी के ब्रांड कितने आते हैं, खत्म नहीं होते, इतने ब्रांड है। उस टाइम 1-2 ब्रांड होते थे, टीवी, एसी, फोन, ये ब्रांड्स बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए क्योंकि रिफॉर्म्स आ गए ना, प्राइवेट अलाउ कर दिया। तो अब हमारी मार्केट कॉम्पिटेटिव नेचर की बन चुकी है, वैरायटी हमारे पास है, हमें सोचना पड़ता है कि ले क्या, है ना। तो ये चीजें आ गई, ये मेरिट्स थी सारी। लेकिन डीमेरिट्स क्या है? पूरी एलपीजी पॉलिसी में कहीं से कहीं तक एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई। तो एलपीजी पॉलिसी ने एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया इंडस्ट्रीज के चक्कर में, ये सबसे बड़ी डीमेरिट है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एमएनसी को लाने में था, और एमएनसी कहाँ खुलती है? अर्बन में। रूरल एरिया बेचारे पीछे रह गए, गैप बढ़ गया अर्बन रूरल में। रीजनल इम्बैलेंस इज द डीमेरिट। उसके अलावा एक टाइम था ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री के ऊपर, आज एक टाइम में सारी एमएनसी ही एमएनसी, एमएनसी ही एमएनसी। वापस से लगता है अंग्रेज वापस आ गए, तो रूल वापस शुरू हो सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। उसके अलावा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। व्हाट इज कंज्यूमरिज्म? चीजें देखो, अट्रैक्ट हो जाओ, पैसे खर्च दो, सेव मत करो। आज चलता है हमारे साथ ऐसा, हम अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, चीजें थे ऐसी ऐसी हैं। तो लोगों को आदत बन गई स्पेंड स्पेंड थ्रिफ्ट हो गए लोग, पैसा खर्च करने की आदत बन गई, सेव करने, क्योंकि चीजें इतनी सारी आ गई। आप आलसी होते जा रहे हो, इतनी मशीन आ गई है, हम सब काम मशीन से करते हैं, तो सारी चीजें ऐसी आ गई कि इंसान बस ये काम भी मशीन से कर लूँ, ये भी मशीन से कर लूँ, मतलब खर्चा ही खर्चा कर रहा है, सेव करना ही चीजें आ गई हैं। तो इससे प्रॉब्लम है, आपको कल के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ऐसी आदत लोगों को हो चुकी है आज की डेट में, तभी बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आज ऐसा लोग बोलते हैं ना। लोप साइडेड ग्रोथ यानी कि वन साइडेड ग्रोथ। इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, बस प्राइमरी सेक्टर कहां गया? लो साइडेड ग्रोथ, प्राइमरी सेक्टर ओवरशैडो हो गया, इंडस्ट्री दिख रही है बस, एग्रीकल्चर कहां है? तो इसे बोलते हैं लो साइडेड। पहला पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। कल्चरल इरोजन, हमारा कल्चर जो था, इंडियन कल्चर, देखो जो गरीब होता है कल्चर को फॉलो करता है। आज हमारी कंट्री में एमएनसी आ रही है, एमएनसी आ रही है, हमने पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया, इंडियन कल्चर को भूल ही गए हैं। तो यही होता है, कोई दूसरा आएगा जिसके साथ रहो, जैसी संगत वैसी रंगत। तो वही हुआ, कल्चर हम भूल गए अपना, इंडियन कल्चर, लॉयल्टी टुवर्ड्स फैमिली हम भूल गए, पैसे पैसे के चक्कर में पड़ गए बस। तो ये हमारा कल्चरल ओरिजिन है, सिंपल। कितना आसान चैप्टर था। सच्ची बताने चैप्टर समझ में, जिन्होंने पूरी क्लास देखी है उनको मजा आया होगा। इस पूरी क्लास में पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना सर। थैंक यू सो मच। आगे और चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करो। इस चैप्टर के फिर से बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना, वरना नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है और बहुत ही फायदा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।